नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में जहां पर चुनाव होने वाला है, लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों ने अपना अपना राजनीतिक बिगुल बजा दिया है। अब ऐसे में जो प्लेयर्स हैं जैसे कि भाजपा, सपा, इनके अलावा एक पार्टी है बसपा, जिसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का मानना है कि भाई वो पार्टी थी, अब वो उस तरीके की पार्टी नहीं रही, वो वर्चस्व नहीं रहा। उसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि हल्के में मत आंकिए, हाथी अभी भी सब पर भारी हो सकता है। क्या है असलियत और क्या चल रहा है बहुजन समाज पार्टी में, इसको बात करने के लिए मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर शख्सियत हमारे साथ हो सकती है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल यह है कि बसपा की रणनीति जो थोड़ा बहुत पब्लिक में दिख जाती है, बस उतना ही पता चलता है। जैसे ये पता चला कि अब आप दोबारा ब्राह्मणों को रिझाने में लग लिए, बिल्कुल वही जो आपके कंधों पर जो जिम्मेदारी थी 2007 से पहले, वही जिम्मेदारी अभी फिर है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके अलावा या क्या चल रहा है बीएसपी में, क्योंकि हमको ज्यादा पता नहीं चलता है। नहीं, देखिए, अब तो बहुत से चेंजेस हैं। आप हमको सोशल मीडिया में भी पार्टी को देख रहे हैं। हाँ। आप हमारे लोग जो हैं जाते हैं, आप लोगों के चैनल्स में भी बैठते हैं। दे जो पहले आप लोग कहते थे कि हम लोग भेजते नहीं, तो ऑल दोस थिंग्स है। ये तो एक शिकवा था। तो ये शिकवा तो हम लोगों ने कम से कम दूर कर दिया कि आपको पता लगता रहेगा कि बीएसपी क्या कर रही है। और बीएसपी जो है, देखिए, बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ में बीएसपी एक मिशन भी है। और मिशन पहले है, बाद में पॉलिटिकल पार्टी है। तो मिशनरी वर्क जो होता है वो हम लोग ग्राउंड लेवल पे करते हैं और घर घर पे करते हैं, जाके हम लोग बूथ लेवल पे करते हैं। हमारे लोग जो हैं बूथ लेवल पे वर्क कर रहे हैं, बूथ लेवल तक वर्क कर रहे हैं, एंड दे आर ऑलमोस्ट इंटायर हर घर पे पहुंचे हुए हैं और अपनी बात उन्होंने बताने का काम कर रहे हैं और करते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस समय जो है, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी जो हैं, वो उनका जो कार्यकाल 2007 से 12 का था वो सबने देखा है। 12 से 17 का समाजवादी पार्टी का देखा और 17 से लेकर के अभी तक का भारतीय जनता पार्टी का देख लिया। अब सबको बड़ा आसान सा हो गया है कि हमें किसको अब लाना है। तो जब वो ये सोचते हैं, जब वो देखते हैं, तो उनको दिखता है कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया था इस प्रदेश के लिए। बहुजन समाज पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को संभाला। बहुजन जो बिल्कुल उसके पहले सपा की सरकार जब पहले भी थी या बाद में आती, तो जिस तरह का गुंडा राज, माफिया और ये वो सब आते हैं, फिरौती, डकैती सब शुरू हुआ था, बलात्कार, दंगे, फसाद, वो सब ने देखे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में एक भी इंसिडेंट इस तरह का नहीं देखने को मिलता था। अगर एक कहीं इंसिडेंट पूरे 5 साल में हो जाता था तो उसका बड़ा भारी एक तूफान उठता था कि ये बहन मायावती जी मुख्यमंत्री हैं, इनके कार्यकाल में ऐसा क्यों हो गया। तो ये प्रश्न अब तो रोज होते हैं। अब तो हर 2 घंटे में एनसीआरबी की रिपोर्ट है, क्रिमिनल उसमें सबसे नंबर 1 पे यूपी हो गया है, बिहार यहाँ सब पीछे छूट गया है, और हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में रेप और दुराचार होता है। तो इस समय बहुजन समाज पार्टी ने जो करके दिखा दिया है उसको लोग याद कर रहे हैं। चाहे डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट में आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ डेवलपमेंट हुआ, एक जगह नहीं हुआ। चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, मेडिकल कॉलेजेस बनाने के मामले में हो, हॉस्पिटल्स बनाने का हो, हॉस्टल्स जो बच्चे लोग आईएएस आईपीएस के लिए तैयारी करते हैं, कि वो लोग हर जिले में एक हॉस्टल बनाया गया कि आप आइए, वहाँ रहिए, फ्री में रहिए और पढ़ाई करिए, आपको फ्री कोचिंग भी दी जाएगी। और नोएडा की यूनिवर्सिटी बनाई, लखनऊ में जो यूनिवर्सिटी बनाई डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, वो तो वर्ल्ड में अपने आप में एक अकेली यूनिवर्सिटी ऐसी है जो विकलांगों के लिए यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो डेवलपमेंट में आप चाहे नोएडा देख लीजिए, एक्सप्रेसवे देख लीजिए, फार्मूला 4 रेस देख लीजिए, पावर का जनरेशन देख लीजिए, जो 25 साल से नहीं हुआ था जनरेशन बढ़ाना, एक वॉट नहीं बढ़ा था, 6,500 मेगावाट से 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। मेट्रो लाने का काम नोएडा में, लखनऊ में शुरुआत की। गंगा एक्सप्रेसवे का हम लोगों का काम पूरा हो गया था, एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जब तक गवर्नमेंट चली गई बिकॉज कुछ पीआईएल्स हो गई थी। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लखनऊ में जो बनाया हम लोगों ने, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट। मिश्रा जी, अब अखिलेश यादव कहेंगे हमने भी बहुत कुछ किया, हमने भी एक्सप्रेस आगरा से हम लखनऊ तक ले आए,
भाजपा कहेगी हम पूर्वांचल तक ले जा रहे हैं, हमने भी कुछ कुछ विकास कर नहीं दिया। हमने खाली एक्सप्रेसवे का नाम नहीं लिया। एक्सप्रेसवे तो हमने पहली बनाई, जो बना के दिखा दी। उसके बाद आगरा से लखनऊ हम ला रहे थे, इन्होंने तो खाली इसको डाइवर्ट किया, थोड़े इधर उधर घुमा के ले गए। हम तो सीधे लखनऊ ला रहे थे, उनको कहीं कुछ जिलों पे ले जाना था, अपने जो उनके जिले थे वहां से घुमा के ले गए। हम लोग तो उसको आगरा से लखनऊ भी 1.5 घंटे में पहुंचाने वाले थे। मतलब इटावा सैफई होते हुए चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो 1.5 घंटे में लखनऊ ला रहे थे आगरा से, और हम लोग यहाँ से बलिया 6 घंटे में पहुंच रहे, 5 घंटे में हम लोग जो एक्सप्रेस वे बना रहे थे। तो अच्छी बात है कि अच्छे काम की नकल करे कोई और उसको करे, लेकिन ये कि कुछ और भी तो करें। हम लोगों ने तो बहुत कुछ किया, उसकी भी स्कूल कॉलेजेस बनाते हैं, बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं। हम लोगों ने 5,500 प्राइमरी स्कूल बनाए, 5,500 जूनियर हाई स्कूल बनाए, 29,000 बेसिक स्कूल्स बनाए, 29,000 बेसिक स्कूल्स इन यूपी। और माइनॉरिटीज़ के से लेकर के मेजॉरिटी के लिए, सबके लिए हम लोगों ने महिला विद्यालय ऑलमोस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हॉस्पिटल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और फिर उसके बाद जो आम लोग हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे आम पब्लिक हो, वो लोग भी तो देखते थे कि उनको कहाँ पर अच्छा मिल रहा है। नहीं, लेकिन मिश्रा जी, ये जो आपने मुझे पूरा बताया, विकास आपका मुद्दा रहेगा और आपकी बात से लग रहा है कि अभी भी आप यही मुद्दा बनाएंगे। लेकिन जब जमीन पर आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी एक समीक्षा की जाए तो विकास मुद्दा नहीं दिखता है बीएसपी का। ऐसे लगता है कि आप 2007 वाला जो अपना तजुर्बा है उसको दोबारा से दोहराना चाह रहे हैं। इस वजह से चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग के नाम से हो या ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश हो, ये बसपा का प्रयास ज्यादा दिख रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि जो चीज 2007 में हो पाई, जिसको बिल्कुल स्टीयरिंग व्हील पे आपने बैठ करके चलाया, संचालित किया, वो 2021 में भी वैसे ही होगी। देखिए, अब हम 2007 में जितने कॉन्फिडेंट नहीं थे उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएं कि ये होने वाला। और प्रबुद्ध वर्ग जो हमने मीटिंगें की, बैठक की, अगर प्रबुद्ध वर्ग की बैठक सबने एतराज किया कि साहब ये प्रबुद्ध वर्ग की बैठक क्यों कर रहे हैं, ब्राह्मणों को क्यों बुला रहे हैं, लेकिन आपने देखा उसके बाद क्या हुआ। जैसे हमने 74 मीटिंग कंप्लीट कर ली, 74 जिले गए, उसके बाद बीजेपी ने शुरू कर दिया, कहा हम भी प्रबुद्ध वर्ग करेंगे। सापा ने भी कहा हम भी प्रबुद्ध वर्ग करेंगे। पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे, बाद में देखा अरे तो गड़बड़ हो रहा है, सारा प्रबुद्ध समझदार है, समझ रहा है, देख रहा है कि क्या उनके साथ में हो रहा है। हम कॉन्फिडेंट इसलिए ज़्यादा हैं अब की बार क्योंकि 2007 में जब हम गए थे इन लोगों के बीच में, 5 से 7 में, तो हमारे पास कुछ बताने के लिए नहीं था कि हम क्या करा है हमने। हमें बताने के लिए ये था कि हम ये करेंगे, आप हमारे साथ आओगे, भाईचारा बनाओगे। आपके पास वो 5 साल का हमारे पास तो जो 5 साल में हमने करके दिखा दिया वो है, हमने सर्व समाज के लिए। पर मिश्रा जी, अगर ऐसा था तो फिर 2012 और 17 में वो छोड़ के क्यों चल दिया? तो यही कह रहे हैं, जब एक लोगों को उस समय सब इतना मिल गया जो उन्होंने कल्पना नहीं की थी, मिलने के बाद उनको लगा, मतलब ब्राह्मण ज्यादा पा गए, बस उनको लगा कि हमको तो सब मिल गया। तो उसके बाद उनका चलिए इनको भी देख लेते हैं। हालांकि हम लोग बहुत थोड़े थोड़े वोट से हारे थे, ऐसा नहीं है। वो सरकार खाली 2%, 1.5% का वोट का डिफरेंस था हमारे उनके बीच में। 1% हमारी तरफ और आता तो वो बाहर होते, हम अंदर होते। तो इसलिए डिफरेंस वॉज वेरी लो। मोर देन 100 सीट्स में हम लोग बहुत छोटे थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे। लेकिन ब्राह्मण उसके बाद जाके पछताया कि उसके बाद जब उसने देखा कि उनकी वहां किस तरीके से बेइज्जती हुई, किस तरह से इंसल्ट हुई, जैसे पहले हुई थी जब वो मेरे साथ आए थे, तो उन्होंने रिपीट शो देख लिया। उसके बाद ये 17 आ गया इलेक्शन। 17 में उनको लगा कि ये धर्म के नाम पे कह रहे हैं, हम तो मंदिर बनाएंगे, हम तो धर्म की बात करेंगे, लेकिन इसलिए इनके साथ चले गए। उल्टा हुआ क्या, धर्म की जगह अधर्म शुरू हो गया। जिन्होंने सपोर्ट किया था उन्हीं को ठिकाने पे ले लिया, निशाने पे ले लिया, और इन्हीं को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों को ही चुन चुन के मारना शुरू कर दिया और उनकी ही हत्याएं होने लगी। 10 में से 8 हत्याएं होती हैं तो ब्राह्मणों की हो रही हैं। या दलित उत्पीड़ित हो रहा है या तो ब्राह्मण उत्पीड़ित हो रहा है। तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि धर्म के नाम पे तो उन्होंने कुछ किया नहीं, खाली हमारा वोट लिया और हमको धोखा देकर। नहीं, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि 2007 की तरह ही इस बार भी पूरा ब्राह्मण समाज आपकी पार्टी के साथ देगा? क्योंकि आपको नहीं लगता है कि ये एक कल्पना है जो आपने की है कि पूरा ब्राह्मण वर्ग जो है वो एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक एक साथ वोट करता है? हो सकता है ब्राह्मण अलग अलग विचारधारा रखते हो। नहीं, देखिए, ब्राह्मण जो है बुद्धिजीवी समाज है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है और उसको ये मालूम है कि अगर हम इन ब्लॉक जाते हैं तो हम अपनी ताकत दिखा पाएंगे। क्योंकि अगर 13% ब्राह्मण है या 16% ब्राह्मण इकट्ठा होकर अकेले ही कहीं पर लड़ ले तो एक भी सीट नहीं जीतेगा। उसको ये मालूम है कि हम अगर बीएसपी के साथ जाते हैं
जिसने कि भाईचारा बनाने की बात कही है, ब्रदरहुड बनाने की बात कही है, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते हैं, जिनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक वर्ग और जो बैकवर्ड समाज जुड़ा है, तो हमारी ताकत तो 4 गुनी हो गई। वो 12-13% की जगह वो एकदम से 30-35-40% पहुंच जाते हैं, दोनों मिलाकर 40% पहुंच जाते हैं। तो उनको ये दो चीजें, हम पिछली बार भी हम घूमे थे पूरे यूपी में, और हमने ये बात कही थी, और उस समय आप भी थे, और इतने वर्षों पहले की बात है, और पूछा था आपने कि ये ब्राह्मण आपके साथ आएगा, आपको विश्वास है? हमने कहा बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से हमको रिस्पांस मिल रहा है, और पूरे यूपी में हम पर्सनल लेवल पे देख रहे हैं, किसी के थ्रू नहीं दिखवा रहे हैं, कोई एजेंसी नहीं हायर करना है, और उन्होंने विश्वास हमारा रखा। अब की बार जब हम गए हैं तो हमने जो देखा है रिस्पांस ब्राह्मणों का, और जिस तरह से देखा है इन मीटिंगों में, जिस तरह से कोरोना के होने के बावजूद, महंगाई से मार खाए के बावजूद, जो लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है उसके बावजूद, जिस तरीके से रोकने के बावजूद शासन प्रशासन ने हर मीटिंग में कोशिश की हमारी कि रोक लें, उनको आने न दें, उसके बाद भी वो कई किलोमीटर पैदल चल करके मीटिंगों पे आए। जिस तरह का रिस्पांस अब की बार हमको दिख रहा है ब्राह्मण समाज का, और हमारे जो हम खुद स्वयं घूम के आए, तो इसलिए मैं दावे के साथ ये बार कह रहा हूं कि अब की बार मैं ये कह सकता हूं कि जितना 2007 में हमको ब्राह्मण समाज का सपोर्ट मिला था, उससे कहीं ज्यादा अब की बार हमको उससे भी ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा। और निश्चित रूप से 80% तो ब्राह्मण समाज जो उत्तर प्रदेश का, उसने तो 100% मन बना ही लिया कि बीएसपी के साथ आना। 20% अभी उसको कह रहे हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी में खुद ही जुड़े हुए हैं, कहीं पर एमएलए हैं, कहीं कुछ हैं, तो हालांकि उनके परिवार वाले भी अब कहने लगे हैं उनसे कि बीएसपी में चलो, ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर तो बेइज्जती खानी आ रहे हैं कुछ लोग। शुरुआत मतलब आप देखेंगे। आपका ये कहना है कि बीजेपी में और सपा में जो ब्राह्मण नेता हैं वो भी आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं। देखिए, वो सब लोग जो हैं इतना उत्पीड़ित हैं इस सरकार से कि वो सब के सब जो हैं परेशान हैं, और डेफिनेटली ये आगे आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी। अब समय आने मतलब लोग, आप अभी जो जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें और पार्टियों से भी ब्राह्मण ज्वाइन करेंगे बीएसपी। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जिस समय करेंगे तो हम लोग सारी चीजों को वे करेंगे ना, हर चीज को देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि किसकी क्या छवि है, कौन कैसा क्या, किसने क्या। हम लोग अब की बार देखिए, माफियाज को आपने सुनी लिया कि बहन मायावती जी ने कहा कि हम किसी माफिया को टिकट नहीं देंगे। उन्होंने कहा हम प्रयास करेंगे कि किसी माफिया को नहीं, किसी को प्रयास शब्द था वहां पर। प्रयास का मतलब यही है कि हम किसी माफिया वगैरह को वोट अब की बार टिकट नहीं देंगे, और हम लोग एक स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, और इसको लेकर के भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आप क्यों नहीं देंगी। तो अगर हम बीएसपी, नहीं, मैं तो आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इसका तो ये मतलब हुआ कि अब तक आप अस्वच्छ राजनीति कर रहे थे। ये नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए अगर किसी को हमने दिया और हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है, आगे हम सुधार करते हैं, तो इसका तो एप्रिसिएशन होना चाहिए कि आप, अब अगर मान लीजिए हजारों वर्षों से एनिमोसिटी चल रही थी दो समाजों में, अगर हम लोगों ने उसको खत्म कर दिया तो उसको इतिहास ना देखें, भविष्य देखें। हम लोग को अभी ये प्रोग्रेसिव कंट्री है, तो हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। इसमें एक सवाल मैं ब्राह्मण वाले मुद्दे पर आपसे और पूछना चाहता हूं मिश्रा जी, वो ये है कि तुष्टीकरण का आरोप अब लग रहा है बसपा के ऊपर कि अब आप इस हद तक ब्राह्मण को रिझाने में जाएंगे कि आप जो गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, उनका भी समर्थन करते हुए दिखेंगे, उनका भी बचाव करते हुए दिखेंगे। देखिए, ये इस आलोचना पर आप कैसे जवाब? ये बिल्कुल गलत है। मैं बात कर रहा हूं विकास दुबे की। आप जिसका नाम ले रहे हैं विकास दुबे जी, हमने कभी भी एक भी अपनी मीटिंग में हमने या हमारी पार्टी की नेता ने ये नहीं कहा कि ये काम वो आदमी जो था सही था, उसको क्यों मार दिया आपने। हम लोग जो गैंगस्टर है या जो गलत काम करता है वो हमारे लिए वही है, और मुजरिम है तो मुजरिम है। वो बात दूसरी है कि आप बाकी मुजरिमों को जब डील करते हैं तो दूसरी तरह से डील करते हैं। यहाँ पर आपने दूसरे तरीके से डील किया, आपने उसको ला रहे थे कोर्ट के लिए, शूट आउट कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ में आप ये भी तो देखिए कि ब्राह्मण, उनके परिवार वालों से क्या लेना देना, जिनका कोई मतलब नहीं। अब खुशी दुबे, वो तो एक दिन पहले उसकी शादी हुई, उसकी तो मेहंदी भी नहीं सूखी थी अभी हाथ की, और उसको उठा ले गए आप। और 16.5 साल की लड़की, और 1.5 साल से आपने उसको बंद कर रखा हुआ, पूरी ताकत लगा दी आपने कि उसकी बेल नहीं होनी चाहिए, और जी जान से लगे हुए हैं कि वो बाहर नहीं आनी चाहिए। 2 महिलाओं को लेकर, एक महिला के तो 3 साल का लड़का और 6 साल की लड़की, वो भी जेल में उसके साथ में।
तो ये, और इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में अगर आप देखिए, इसको छोड़ दीजिए, आप पूरे प्रदेश में देखिए, चाहे गोरखपुर ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, लखनऊ, यहाँ तो वकील लोग तीनों जगह मार दिए गए, तो मुखर थे, बोलते थे, उनका शूट आउट हो गया। और इसी तरीके से एनकाउंटर्स में तो एकदम लाइन लगा दी कि एनकाउंटर्स करने की, 10 में से 8 मालूम पड़ा ब्राह्मण समाज के एनकाउंटर्स हो रहे हैं। 2017 में जब सरकार बनी थी तभी से आके रायबरेली में 5-5 ब्राह्मण समाज के लोगों को जिंदा जला दिया और कहा कि ये तो माफिया थे, इनके साथ अच्छा हुआ। मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ। और जब उनके घर हम गए देखने तो झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी में भी आग लगा दी। तो इस तरह की जो एक टेंडेंसी इस सरकार में है कि हमको ब्राह्मण्स को ठिकाने लगाना है और इनको क्यों लगाना है? अब दैट इज व्हाट इज सो मैंने आपका क्या असेसमेंट है कि क्यों? अब यही इनकी मानसिकता है कि इनको साथ में नहीं रखना, इनको निपटाना है। और ये अब क्या कम्युनिटी का एंगल है, क्यों ऐसा है, दे शुड बी पुट दिस क्वेश्चन ऑन, बट अल्टीमेटली फैक्ट तो यही है। तो ब्राह्मण्स के साथ में आपने उनको ना कोई काम धंधे में है वो इस समय, ना उनको आपने कहीं पर, आप देखिए जितने भी कंसर्न चीजें थी ब्राह्मणों से, सबको आपने पीछे बैग, संस्कृत स्कूल्स जो थे, 1500 संस्कृत स्कूल थे उत्तर प्रदेश में और 750 महाविद्यालय थे, उनको सबको आपने बंद कर दिया। अब मुट्ठी भर के छोड़ दिया, और गवर्नमेंट के थे, कहा कि इसलिए कि हम फंड नहीं देंगे, जब फंड नहीं देंगे तो वहां पर संस्कृत पढ़ने वाले नहीं, पढ़ाने वाले नहीं। तो जहां जहां पर भी ब्राह्मणों से मतलब का था कि कोई जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं, वेद पाठ कर रहे थे, उनको भी आपने बंद कर। मंदिरों में कब्जा हो गया, कम से कम 2 दर्जन नाम हम आपको दे देंगे जिसमें कि पुजारियों को मार दिया है। 2 दर्जन पुजारी मार दिए गए पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर आप 17 से हो अभी तक मिले तो 2 दर्जन मंदिरों के पुजारियों की हत्या हो गई और कोई आज तक नहीं उसका पता ठिकाना। तो ब्राह्मणों के ऊपर जो इस समय अत्याचार चल रहा है, दलितों के बिल्कुल लेवल पे, जैसे कि वो लड़की का दफना गैंग रेप होता है, उसके बाद हाथरस में, और उसके बाद रात के 3 बजे उसको जलाया जाता मिट्टी के तेल से। तो ये क्या, ये कौन सा प्रदेश है जहां हर 2 घंटे में कहते हैं कि महिला की सुरक्षा करेंगे, हर 2 घंटे में रेप हो रहा है, एक महिला के साथ दुराचार हो रहा है। इज दिस द स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हिच पर्सन हैड सोचा था कि ये स्टेट ऑफ अफेयर होगा? एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये तो आप जो हुआ है उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको उम्मीद कितनी है? अक्सर ये माना जाता है और आलोचना ये है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको 12% प्लस 20% मिला करके 32% दिख रहा है कि 32% का एक वोट शेयर आ जाए तो उसके बाद बसपा एक बार फिर से सत्ता में आ जाए जैसे 2007 में आई थी। देखिए, खाली 32% ये नहीं है, 12%, 16% में 12% अगर हमारे पास आता है और 23% SC ST का है, तो ये मिला के अकेले अपने में दोनों मिलके ही इतने भारी हो जाते हैं कि गवर्नमेंट तो बना ही देते हैं। लेकिन इनके ब्राह्मण समाज के साथ में 12 के साथ में जो और 10% आ जाता है, जिसके ऊपर ये कौन सा 10%? ये हर ब्राह्मण जो है कम से कम नहीं तो 25 लोगों पर इन्फ्लुएंस डालता है और उसका ये है। ये कैसा विश्लेषण? ये देखिए, आप कहीं भी चले आइए, आप गांव जाइए, आप अयोध्या चले आइए, आपका जिला है, और आप वहाँ किसी परिवार में जाकर देखिए, ब्राह्मण जहाँ पर होगा उसके साथ में 15-20 लोग जो उससे इन्फ्लुएंस होंगे, वो उनके साथ में रहेंगे और वो उनसे पूछते हैं कि क्या करना है, और वो जिस तरफ जाते मतलब ब्राह्मण जो बैठकी लगाते हैं, बैठक जो पंचायती करते हैं, उसमें लोग जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, वहां पर जो है, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे जहां बैठ रहे हो वहां बैठक हो ही जाती है। तो इसलिए ये जो है, और प्लस बैकवर्ड कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, और जो ये माइनॉरिटीज हैं, ये लोग भी तो देख रहे हैं कि बहन जी के साथ में तो शुरू से जुड़े हुए हैं, उन 21% के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑल ऑफ देम आर सीइंग टुडे एंड दे आर फीलिंग हैप्पी कि अब ये स्ट्रेंथ हमारी दोबारा से इतनी बड़ी हो रही है कि अब हमें ऐसा प्रदेश मिलेगा जहां पर बहन मायावती जी मुख्यमंत्री होंगी तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का सुधर जाएगा, डेवलपमेंट पूरे प्रदेश में फिर से शुरू हो जाएगा। दंगा फसाद और फियर साइकोसिस कि कहते हैं दंगा नहीं हुआ मेरे यहाँ, आप लोगों को मरवा दीजिए, उठवा लीजिए, ये कर दिए, फिर कह दिए कोई दंगा नहीं हो रहा। तो दंगा फसाद, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती तो है नहीं, करवाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ों से निजात पाने के लिए, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की महिलाएं इस समय जितनी तेजी से बहन मायावती जी के साथ में जुड़ रही हैं, उसका ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं हुआ। वो भी देख रहे हैं कि अब उनको अपनी सुरक्षा चाहिए। जी, ब्राह्मणों से जुड़ी हुई बात क्योंकि हम कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि महंत नरेंद्र गिरी, उनकी मौत जिस तरीके से हुई,
वो आत्महत्या थी, खुदकुशी थी या उनको मारा गया था, इसको लेकर के काफी चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में। बसपा का क्या मानना है? देखिए, पहले ही दिन जिस दिन डेथ हुई थी उसी दिन सुसाइड, सो कॉल्ड सुसाइड, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय सो कॉल्ड क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि वो हो ही नहीं सकती सुसाइड, लग ही नहीं रहा कि सुसाइड होगा, क्योंकि उस व्यक्ति को मैं तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं तो अभी 1.5 महीने पहले मिला था इलाहाबाद में, जब हम अपना कार्यक्रम ब्राह्मण समाज का कर रहे थे, तो हम वहाँ पर जो गंगा किनारे लेटे हनुमान जी हैं, उनके जब दर्शन करने हम गए तो उनको सूचना मिल गई कि हम वहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। तो ही वॉज नाइस इनफ कि उन्होंने हमको वहाँ पर बैठने रुकवाया कि हम आ रहे हैं, स्वयं आए वहाँ पर और आ करके उन्होंने पूरी आरती कराई, पूरी पूजा कराई, फिर उनके साथ करीब आधा घंटा हम बैठे और बातचीत हुई हमारी। 1.5 महीने पहले की बात है। उसके पहले भी हम उनके आश्रम जा चुके हैं एक बार, आज से कई साल पहले। तो वो व्यक्ति उनमें से था ही नहीं जो कि वो सुसाइड करेगा। और सुसाइड करके अगर मान लीजिए जो चीज़ें एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो सुसाइड नोट बनाया जा रहा है, वो अपेरेंटली इतना फर्जी लगता है कि उसमें लिख रहे हैं कि हमको बदनाम कर देते। तो अगर यही सिचुएशन थी और एक्चुअली उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जब इन्वॉल्व नहीं थे तो वो अगर होता तो वो रिपोर्ट कर देते, अपने आप पकड़ जाते जिन लोगों ने कोशिश की थी बदनाम करने की। तो इस तरह की एक कहानी बनाई गई कि एक तो उनका कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा दो इस बहाने से, और दूसरा क्या कि आपको लग रहा है ये सुसाइड थ्योरी जो है इसको फ्लोट किया गया है? सुसाइड डेफिनेटली अभी ये इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी, अगर सीबीआई इंक्वायरी तो कर दी इन्होंने प्रेशर में, लेकिन सीबीआई के साथ साथ में एक जज और सिटिंग जज के अंतर्गत में इसको मॉनिटरिंग होनी चाहिए और सही इंक्वायरी हो जाएगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इट्स नॉट सुसाइड, इट इज अ मर्डर। खुदकुशी? अच्छा, ये आप कह रहे हैं डेफिनेटली कि ये मर्डर है, इट विल कम आउट, इट विल कम आउट एज अ मर्डर। कौन करेगा मर्डर? अब ये तो बाद में सब पता लगेगा कि किसकी नीयत खराब थी, क्योंकि खुदकुशी वाली बात जो है वो प्रशासन, अभी जो मामला भी है वो अबेटमेंट टू सुसाइड का रजिस्टर हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, ये सारी अभी पूरी जांच जो है वो खुदकुशी वाले एंगल पर है। इसीलिए देखिए, इतनी जल्दी जब एक बार इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एक बार आप इंक्वायरी कराने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पहले से निर्णय भी दिए दे रहे हैं और शासन के थ्रू कहलवा देते हैं कि ये तो सुसाइड है, तो ये इटसेल्फ शोज कि मतलब इतनी जल्दी आपको लगता है कि जो राज्य है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है कुछ? नहीं, देखिए, राज्य को इसमें इनफैक्ट इस तरह से वर्क करना चाहिए जिससे कि कोई उनके ऊपर उंगली ना उठा पाए। उनको इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए, और अभी जो वो काम कर रहे हैं, देखिए उनको जुडिशल, ये अभी से अगर आप कह दें कि ये तो सुसाइड है और उसी पे हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे तो दिस विल बी रॉन्ग। इसको देखना चाहिए कि सुसाइड है कि मर्डर है, उसको लेकर के चलना चाहिए शुरुआत से, तभी तो इन्वेस्टिगेशन पर आप ये मानते हैं सही रास्ते में जाएगा। बतौर पेशे से वकील होने के नाते और एक राजनीतिक शख्सियत होने के नाते आप मानते हैं, आपको लगता है कि ये मर्डर है और एक निष्पक्ष जांच हो तो उसमें ये आ जाएगा? देखिए, अभी ये मतलब एग्जैक्ट कह पाना ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। तो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये तो लग रहा है कि इट इज टोटली सस्पिशियस, और ये कि सुसाइड हो ये नहीं कहा जा सकता कि इट इज डेफिनेटली अ सुसाइड। इट विल कम आउट इन द इन्वेस्टिगेशन इफ अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज डन। ठीक है, कुछ मेरे सवाल और एक सवाल तो ये है कि वापस अगर चुनाव के ऊपर आए, ये बी टीम का बड़ा जिक्र होता है हर राज्य में, और यूपी में भी हो रहा है। बसपा के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम, ओएसी पे भी आरोप है कि वो बीजेपी की बी टीम। मैं आपसे पूछ दिए देता हूं, आप बीजेपी की बी टीम हैं या नहीं है? ये क्यों आरोप आप पर लगता है? देखिए, बी टीम, किसी की भी बी टीम होने का बहुजन समाज पार्टी का सवाल ही नहीं उठता। बहुजन समाज पार्टी जब खुद अपने दम पे, और एक नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी होने के साथ साथ में वो अपनी इस उत्तर प्रदेश में वो गवर्नमेंट उसने खुद फॉर्म किया और अपने दम पे किया, इन्हीं लोगों से लड़के किया, बीजेपी से। बीजेपी को समाजवादी पार्टी के साथ तो बी टीम इसलिए कहा जा सकता है कि आपस में एक दूसरे के बी टीम सी टीम हैं, क्योंकि उन्होंने 2003 में जब सरकार बनाई गई थी सपा की, यहाँ पर जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने रिजिग्नेशन दिया था, तो किसने बनवाई थी? तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बनवाई थी। हमारे 38 MLA टुकड़ों टुकड़ों में ले जाकर के जुड़वाने का काम स्पीकर के आदेश के अनुसार किसने कराया था? बीजेपी ने कराया था, और कांग्रेस पार्टी ने उसको सपोर्ट किया था, और वो सरकार बनाई थी समाजवादी पार्टी की। वो बात दूसरी की सर्वोच्च न्यायालय से बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हम ही ने अपनी पार्टी की तरफ से वहां पर आर्ग्यू किया था, और ये होल्ड हुआ था कि ये ऑर्डर बिल्कुल एब्सोल्युटली इलीगल, अनसस्टेनेबल है, और खाली गवर्नमेंट बनाने के उद्देश्य से किया गया।
तो जहां पर एक तरफ उन्होंने मिल करके सरकार बनाई और उसको हमने उखाड़ के फेंका 2007 में, और हमने अलायंस किया यहाँ की पब्लिक के साथ में, जो अब की बार भी हम कर रहे हैं, और उसके बाद अब की बार भी हम किसको उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी के लिए तो हम पिछले 2 महीने से 75 जिलों में गए। लेकिन आप ये देखिए ना कि जब एक छितराया हुआ विपक्ष एक भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा तो विपक्ष में जो वोट है वो बटेगा नहीं, और ऐसी सिचुएशन में क्या भाजपा को लाभ नहीं पहुंचेगा? भारतीय जनता पार्टी के पास अब की बार तो कोई वोट बच ही नहीं रहा है। किसका वोट बच रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना किसानों का वोट है, किसानों के ऊपर लाठियां चलवा रहे हैं, उनको कानून उनके ऊपर लाद रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उनकी 2 गुना आमदनी करी थी, 125 से 250 पहुंचाया था। ये इन्होंने खाली जुमला मारा, जुमले वाली बात ये वोट लेने के लिए करते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अब की बार है, महिलाएं उनके साथ में आना नहीं चाहती किसी भी हालत में कि उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो इतना प्रताड़ित हो रही हैं। जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, वो अनएम्प्लॉयड घूम रहा है, उसको आपने धोखा दिया कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने तो नौकरियां लेने का काम कर दिया। सारे जितने भी नौकरियां जहां जहां हो सकती हैं सब ठेके में देने का काम कर दिया। नगर निगम है, PWD, ब्रिज कॉरपोरेशन, हर जगह जहां सब ठेकेदार। तो जब सरकारी नौकरी नहीं है तो नौकरियां खत्म हो गई। इस तरीके से इनके पास है कौन? हम लोग तो ये सारी चीजें रिस्टोर करेंगे, हम लोगों ने करी थी रिस्टोर। टीचर्स जो हैं वो लाठियां खा रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं प्रॉपर ढंग से, उनकी पोस्टें खाली रखे हुए हैं जो फिर बगैर। भी उनका आकलन ये क्यों है कि हमारे नेता लोकप्रिय हैं और हम चुनाव जीत जाएंगे? इसीलिए इस आधार नहीं, तो ये खाली एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, और उनको जो समझ में आ रहा है कि खाली कुछ लोग मिल करके कह देते होंगे आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है? आप जमीन हकीकत देखनी तो आपके लोग खुद ही बता देंगे कि कोई भी MLA, कोई भी MP और मिनिस्टर अपने क्षेत्र में नहीं जा रहा है, अपने घरों पे नहीं जाते हैं तो छुप के जाते हैं कि ऐसा ना हो क्षेत्र वालों को पता लग जाए कि हम अपने घर आए हैं और वो हमको घेर लें। कौन सा काम, एक भी काम बताएं थे विकास का जो उत्तर प्रदेश में हुआ हो सिवाय कागज के? नहीं, ये मिश्रा जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन देखिए जब विपक्ष की अलग अलग पार्टियां जो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कल्पना करते हैं कि सबके वोट कुछ इस तरीके से सीटें आती हैं कि अगर आप एक साथ आ जाएं तो आप बीजेपी को बाहर रख सकें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बसपा जो कि पहले अलायंस कर चुकी है सबके साथ, क्या वो दोबारा अलायंस करेगी? जैसे अगर सपा, कांग्रेस, बसपा, RLD ये सब ये सोचें कि चलिए भाई महाराष्ट्र के तर्ज पर साथ आ जाते हैं, तो क्या बीएसपी ऐसे कॉम्बिनेशन में शामिल होगी? देखिए, हम लोग किसी भी कॉम्बिनेशन में शामिल नहीं होंगे। हम लोग बहुत चुनाव के बाद भी बेटर एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए हम लोग किसी के साथ शामिल नहीं होंगे। और हम लोग बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हैं इसीलिए कि हम लोग अपनी खुद की मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे। नहीं आएगी तो बाहर बैठेंगे, लेकिन किसी को समर्थन नहीं देंगे। ना सरकार में रह के ना सरकार के बाहर, कुछ नहीं। बाहर तो विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन ये हम लोग अब की बार और अगर हो गया तो मिश्रा जी फिर तो रिकॉर्डिंग संभाल के रखनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल रखिएगा बिल्कुल इसको जरूर रखिएगा। लेकिन अब की बार ये भी रिकॉर्डिंग रखिएगा कि हमने आज की तारीख में आपसे कहा था, 2007 के पहले भी कहा था, आज फिर दोबारा आपसे कह रहे हैं। और अच्छी बात है कि आप हैं आज हमारे साथ में, उस समय भी आप थे बिल्कुल थे। और सरकार 206 भी देखा। और सरकार हम लोगों ने बनाई 206 में, और अब की बार हम लोग उससे कहीं ज्यादा कितना एक देखिए अनुमान भी हम लोग फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे। नहीं, और लोग नंबर दे रहे हैं 400 पार, 300 पार, 350 पार। अब 401, कोई कह रहा हम 400 सीटें लाएंगे। 3 सीटें कौन सी क्यों छोड़ दी ये नहीं समझ में आया, किसके लिए छोड़ दी? वो कह रहे हैं 370 लाएंगे। अब 370 में कहां से लाएंगे? यहाँ पर 1000 सीटों में तो चुनाव हो नहीं रहा है, सीटें तो उतनी लिमिटेड हैं, तो जितनी सीटों में है उसी में तो सीट लेके आएंगे सब लोग। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम अपनी गिनती हम लोग नहीं बात करते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जितना 2007 में हम मेजॉरिटी से सरकार लाए थे उससे बहुत आगे बढ़ करके हम लोग अब की बार सरकार बनाने का काम करेंगे। बहन जी कहाँ हैं और वो उस तरीके से दिखती क्यों नहीं है चुनाव प्रचार करते हुए, जैसे आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, जैसे आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं? आपकी पार्टी के जो आप भी चेहरे हैं, आप दिख रहे हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन आपकी पार्टी की जो मेन चेहरा है वो नहीं दिखती। नहीं, वो अभी 7 तारीख को उन्होंने इतनी बड़ी रैली संबोधित की थी, 7 तारीख को, और उसमें वो स्वयं थी, और उसके बाद वो 24 घंटे में 18 घंटे तो खाली इसी में दे रही हैं।
और वो एवरी मिनट शी इज़ ऑन जॉब, उसी काम पे हैं और मॉनिटरिंग करती हैं। बूथ लेवल तक की मॉनिटरिंग हो रही है कि बूथ लेवल में क्या काम हो रहा है। हमारे पार्टी के वर्कर्स बूथ लेवल पे काम जो कर रहे हैं उसकी भी मॉनिटरिंग वहाँ हो रही है। बाहर निकलने की स्टेज जब आएगी तो वो बाहर भी आएंगी, लेकिन वो एक अभी तो हम लोगों को मैदान में उतारने की समय था। जब हम लोग मैदान में निकले हैं उससे इतनी परेशानियां हो गई हैं। अब बहन जी जब बाहर निकलेंगी तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद तो फिर कुछ बचना ही नहीं। जैसे बीएसपी, मुझे याद है जब बहन कुमारी मायावती की रैली होती है उसमें एक व्यवस्था करके, ये अक्सर ये होता है कि इतने लाख लोग या 2 लाख 3 लाख लाखों में बात होती है। इस टाइप की कोई चीज तो अभी दिखाई दे ही नहीं रही है। चुनाव एकदम आ गया सिर्फ। नहीं, अभी तो 3 महीने तो अभी घोषणा के हैं, 3.5 महीने 4 महीने तो समय आ गया है। समय आने पर ये सब काम हर बार हमेशा समय आने के साथ में होता है और अब की बार भी होगा। और ऐसा नहीं है कि आप जो रणनीति है वो बनाती है, रणनीति तो सारी हम लोगों की रणनीति भी उन्हीं की बनाई हुई है कि हम लोगों को कब निकलना, कब कैसे निकले और निकल करके जो हर जिले में गए। हमारे और लोग जा रहे हैं, हमारी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग जो हैं, बैकवर्ड क्लासेस के जो मीटिंगें हो रही हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। इसी तरह से माइनॉरिटीज़ की हर चीज़ कर चल रही है। लेकिन बहन अभी वो स्टेज जब उनकी खुद की आएगी तो वो भी सामने आएंगी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि विकास की जब बात होती है तो ये बात सच है कि बहुत हाईवे बने बसपा के राज में, बिल्डिंग्स बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, लेकिन मूर्तियां भी बनी, पार्क भी बने, हाथी पार्क भी आए और इसकी आलोचना, वो पार्क भारी हो गया आपके बाकी काम पर। इस बार मैंने देखा घोषणा की जरूर मायावती जी ने कि उन्होंने कहा कि अब की पार्क नहीं बनेंगे। क्या ये फैक्ट होगा कि अब आपको जो पार्क बनाने थे और जो मूर्ति बनानी थी अब वो दौर खत्म हो गया है? बस देखिए, वो तो आपने खुद ही सुना होगा 7 तारीख को जब माननीय बहन मायावती जी ने अपना भाषण दिया था, एड्रेस करा था रैली को, तो उन्होंने उसमें स्वयं रूप से कहा कि हमें जो अपने हमारे संत गुरु महात्मा जिन्होंने ये समाज को उठाने का काम किया जिसकी तरफ कोई देखता नहीं था, और उनको उन्होंने कहा कि जो सम्मान देना था, सम्मान देने के लिए जितना हमको करना था हमने उत्तर प्रदेश में वो कर लिया, और उसके अलावा जो है अब हमें इसको आगे नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि जितना करना था हमने कर लिया। तो ये तो उन्होंने स्वयं कहा। लेकिन अगर आप देखें तो खाली ये स्टैचूज़ और उससे नहीं है, पार्क वगैरह आप देखें, चाहे नोएडा चले जाइए, चाहे लखनऊ में चले जाइए, आप डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में चले जाइए जहाँ पर रोज़ 2 फिल्म की शूटिंग चलती रहती है, होती रहती है, और माननीय काशीराम जी इको गार्डन में देख लीजिए आके, तो आप कहीं भी चले जाएंगे। वो जो रैली स्थल है, रैली स्थल जो है वो भी उसी का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें जितना पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल में 2100 करीब करोड़ का बजट था जिसमें ये सब चीज़ें हुई थी। जहाँ पर कूड़ा पड़ता था वहाँ पार्क बन गया, वहाँ पर लोग टहलने जाते हैं। तो अगर इसको यहाँ तो 15,000 खाली पिछले 5 साल में इन्होंने अपने उसमें लगा दिया एडवर्टीजमेंट में कि हमारा दिखाओ हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ तो 2000 करोड़ में पूरे लखनऊ से लेकर नोएडा तक सारी चीज़ों को डेवलप करके और बनाने का काम किया। तो ये एक सोच की बात है कि क्यों आप इनके लिए बना रहे हो, लेकिन उन्होंने बनाने का जो काम करना था कर दिया। उन्होंने अब जो है ये भी कह दिया कि इसके आगे उन्होंने कहा अब हम नया उत्तर प्रदेश बनाएंगे, अब हम उत्तर प्रदेश को जगमगा करके दिखाएंगे। हम अब की बार हमारी सरकार बनेगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का इस तरह से होगा कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश अलग से चमकता हुआ दिखेगा, और वो उनके अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो करके दिखा भी देंगी क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया पहले। जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।